आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 85 से लेके सेक्शन 89 तक। इससे पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोग इसके फर्स्ट 5 सेक्शन इस चैप्टर के यानी सेक्शन 80 से लेके सेक्शन 84 तक कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 85 से लेके सेक्शन 89 तक। जो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 85 का टाइटल क्या है? एसोसिएट। इस सेक्शन में बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम किन लोगों को एसोसिएट्स कहेंगे और किन लोगों को एसोसिएट नहीं कंसीडर करेंगे। सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ब्रीफ वर्डिंग में एक सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट दूँ इस टर्म एसोसिएट का कि किन लोगों को एसोसिएट माना जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ और किन लोगों को एसोसिएट नहीं माना जाता, तो वो सिर्फ इतना है कि एसोसिएट बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका जो कि एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक एक्ट करने के लिए बाइंड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसको थोड़ा और ब्रीफाइज करूँ क्लियराइज़ करूँ तो वो ये बनेगा कि जब एक पार्टी की इंटेंशन दूसरी पार्टी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो वो लोग एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पार्टनर इन सम बिज़नेस या पार्टनर्स इन एओपी, क्योंकि अगर कोई किसी कारोबार में शराकत दारी है और उस बिज़नेस पर्सन्स ने आपस में अब कोई चीज़ खरीदनी है, अपने बिज़नेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो बंदा अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, उसे अपने पार्टनर से भी मशवरा करना पड़ेगा। तो उस तरह उन दोनों पार्टीज़ का रिलेशन इस तरह है कि वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए बाइंड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और एक पार्टनर यानी एक पार्टी का डिसीजन इंटेंशन दूसरे पार्टनर के डिसीजन पर इन्फ्लुएंस कर रही है। मतलब अगर वो कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एक बंदा इंडिपेंडेंटली तौर पर वो डिसीजन नहीं ले सकता, बल्कि उसका डिसीजन डिपेंडेंट करता है अपॉन द इंटेंशन ऑफ हिज अदर पार्टनर। सो आई होप ये एसोसिएट का पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह कौन पर्सन जो कि एसोसिएट नहीं होते, तो वो इसी टर्म एसोसिएट के कंट्राडिक्टरी इसका कॉन्सेप्ट होगा कि जब दो पार्टीज़ अपने फ़ैसला लेने में किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंटली अपना फ़ैसला ले सकते हों, जब कोई पार्टी का डिसीजन पे इन्फ्लुएंस ना हो किसी दूसरी पार्टी की इंटेंशन, तो वो लोग आपस में नॉन एसोसिएट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉयर किसी अपने एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट देना चाहता है सैलरी में, किसी को बोनस देना चाहता है, किसी को सेल प्रमोशन बोनस देना चाहता है, किसी को फायर करना चाहता है, किसी को सस्पेंड करना चाहता है, तो उसका डिसीजन उसके किसी एम्प्लॉय की इंटेंशन पे डिपेंड नहीं करता। वो ख़ुद मुख्तार है अपना हर डिसीजन लेने के लिए। सो अगर दो पार्टीज़ का रिलेशन ऐसा हो कि उनमें से किसी पार्टी की इंटेंशन दूसरे के डिसीजन पर असर ना रखती हो, उसको चेंज ना कर सकती हो उसके डिसीजन को, तो वो लोग होते हैं नॉन एसोसिएट। जबकि इसके बरक्स अगर पार्टीज़ का रिलेशनशिप आपस में ऐसा है कि वो दोनों एक दूसरे के इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बाइंडिंग हैं और एक पार्टी का इंटेंशन दूसरी पार्टी के डिसीजन को अफेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसे हम एसोसिएट कहते हैं। सो यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो इस सेक्शन 85 में डिस्कस किया गया है। मैंने कॉन्सेप्ट वाइज इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जब हम सेक्शन को रीड करें तो आपको आइडिया, आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझना आसान हो। सो स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है इसका सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, यानी सब सेक्शन 2 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए 2 पर्सन शैल बी एसोसिएट्स, यानी 2 पर्सन आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। वेयर कब? Where the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intention of the other। मतलब जब दोनों पार्टी के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप है कि एक बंदा दूसरे के इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सपेक्टेड है कि वो इसी के इंटेंशन के मुताबिक काम करेगा, तो अगर ऐसा रिलेशनशिप हो दो पार्टीज़ के दरमियान तो वो आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पार्टनर्स इन बिजनेस की एग्जांपल से एक्सप्लेन भी किया था। और बोथ पर्सन में रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, या वो बंदे जो कि रिस्पॉन्सिबल हों कि वो किसी थर्ड पर्सन की इंटेंशन के मुताबिक काम करेंगे, तो वो भी आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक कंपनी एक फर्म है, वहाँ पर जो है वो एक बंदा बिजनेस ओनर है, सीईओ है और बाकी सारे उसके एम्प्लॉई हैं,
तो वो अगर कोई डेडलाइन आ जाती है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और सबको वो एक टास्क देता है कि इतने टाइम में आपने काम करना है, तो वो तमाम जो उसके एम्प्लॉई हैं वो इसकी थर्ड पर्सन यानी एम्प्लॉयर के इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब वो आपस में जो एम्प्लॉई हैं वो तो आपस में तो वो एसोसिएट हैं, लेकिन एम्प्लॉयर जो है इनका वो इनके साथ एसोसिएट नहीं है, क्योंकि उसने जो इनको ऑर्डर दे दिया है। अगर कोई एम्प्लॉयी आके कह भी देता है ना कि टाइम थोड़ा है, जैसे यूनिवर्सिटी में बच्चे करते हैं अपने टीचर से कि प्लीज़ सर इसका टाइम एक्सटेंड कर दें इस असाइनमेंट का, इसको इसका, तो वो आके उसे चेंज नहीं करवा सकते। उनके दरमियान जो है वो ऐसा रिलेशनशिप है ही नहीं। उनकी ये जो डिमांड है वो उनके उसके डिसीजन को वो चेंज नहीं कर सकती एम्प्लॉयर के सॉरी। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि जब 2 पार्टीज़ का रिलेशनशिप ऐसा है कि वो दोनों बॉन्डिंग है दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए, तब भी वो एसोसिएट हैं, या वो पार्टीज़ जब के रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी के इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बाइंड हैं, तो वो तब भी वो दोनों बंदे आपस में एसोसिएट ही कहलाएँगे। अब इसी तरह है, वन पर्सन सफिशिएंटली इन्फ्लुएंसेस योर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट द अदर पर्सन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो अकेला या किसी दूसरे एसोसिएट के साथ भी जो है वो दूसरे पर्सन के डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस रख सकता है। इसको भी एग्जांपल से समझें कि अगर अ, एक बिज़नेस है और उसमें 3 पार्टनर हैं, तो अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें 2 पार्टनर एग्री हैं और थर्ड पार्टी एग्री नहीं है, तो वो दोनों पार्टनर आपस में मिल के, या अगर एक बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो सिंगल, वो लोग दूसरे यानी जो थर्ड पार्टनर है उसके डिसीजन पे इन्फ्लुएंस अगर रखते हों, तो तब भी वो आपस में एसोसिएट कहलाएँगे। यानी कि एक बिज़नेस में 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक नहीं करना चाहता, तो वो दोनों मिल के अगर उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भई तुम भी इस इन्वेस्टमेंट पे एग्री करो, तो वो आपस में एसोसिएट हैं। Explanation for the purpose of this section, 2 persons shall be treated as sufficiently influencing each other, where one or both person directly or indirectly are economically and financially dependent। wait a minute please। सो एक्सप्लेनेशन में जो है वो सिंपली इतना लिखा हुआ है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे की इंटेंशन के ऊपर बाइंडिंग हो काम करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन इकोनॉमिक गोल है जो कि उन्होंने अचीव करना है। मतलब अगर उनका एक ही गोल है और उस गोल को अचीव करने के लिए वो बाइंडिंग है एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए, तो देन भी वो लोग आपस में एसोसिएट कहलाएँगे। इसी तरह एक पर्सन किसी ट्रांज़ैक्शन में एंटर हो जाता है किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि उस जुरिस्डिक्शन का रेज़िडेंट है और ज़ीरो टैक्सेशन regime में आ रहा है, तो वो लोग बंदे भी आपस में, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी के साथ अगर कोई बंदा किसी ट्रांज़ैक्शन में ऐड हो रहा है, तो वो दोनों भी आपस में एसोसिएट हैं। Subsection 2, 2 person shall not be associates only by reason of the fact that one person is an employee of the other or both person are employee of a third person। ये पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर एक पर्सन किसी एक बंदे का एम्प्लॉई है या 2 बंदे किसी थर्ड पर्सन के एम्प्लॉई हैं, तो वो लोग फिर आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भई देखो, इसके अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो जो एम्प्लॉई हैं वो एम्प्लॉयर के इंटेंशन के मुताबिक एक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो हैं। तो इस ग्राउंड पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये भाई आपस में एसोसिएट तो हुए, लेकिन भाई देखो वहाँ पर दोहरा रिलेशन था, इक्वल फुटिंग थी। वहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हो, तो तब वो एसोसिएट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन इक्वल सिटिंग नहीं है, वन स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, वन साइडेड है कि सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर की इंटेंशन के मुताबिक काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉयर नहीं है एम्प्लॉय की इंटेंशन के मुताबिक काम करने के रिस्पॉन्सिबल। दैट्स वाई ये आपस में एसोसिएट नहीं है। Subsection 3, without limiting the generality of subsection 1 and subject to subsection 4, the following shall be treated as associate। वो कह रहे हैं कि subsection 1 की प्रोविजन को लिमिटाइज किए बगैर, मतलब जो वहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है उसकी हद तक ही सिर्फ नहीं रहा जा रहा, वहाँ पर फर्दर वो एसोसिएट को एक्सप्लेन करें कि और कौन कौन एसोसिएट हो सकता है। और सबसेक्शन 4 की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए ये लोग आपस में एसोसिएट होंगे, जैसे कि वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल और उस इंडिविजुअल का आपस में कोई रिलेटिव, यानी भाई बहन, माँ बाप और चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ये लोग आपस में क्या हैं, एसोसिएट। किसी भी एओपी के मेंबर्स, और इसी तरह जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मेंबर जो है वो अपनी एओपी के साथ आपस में एसोसिएट हो सकता है, आया अकेला या फिर किसी दूसरे एसोसिएट के साथ, अगर तो वो बंदा
एओपी के अंदर की इनकम और कैपिटल के अंदर 50% या इससे ज़्यादा का राइट रखता है। मतलब अगर एओपी का कोई मेंबर अपनी एओपी के अंदर एओपी की इनकम और कैपिटल में 50% या उससे ज़्यादा का राइट रखता है, तो वो मेंबर ऑफ एओपी अपनी एओपी के साथ एसोसिएट कहलाएगा। इसी तरह ट्रस्ट एंड एनी अदर पर्सन हु बेनिफिट और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट। इसी तरह ट्रस्ट और वो पर्सन जो कि बेनिफिशियरी होते हैं उस ट्रस्ट के अंदर, वो भी आपस में एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर इन द कंपनी, यानी कि जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट होता है। कब? जब वो शेयर होल्डर आया अकेला या दूसरे एसोसिएट के साथ मिलकर ये फॉलोइंग कंडीशन पूरी कर रहा हो। मतलब ये अगर वो कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर अपनी कंपनी के अंदर वोटिंग पावर जो रखता है वो 50% या उससे ज़्यादा रख रहा है, या जो कंपनी के अंदर जो उसका राइट ऑफ डिविडेंड है वो 50% या उससे ज़्यादा है, या जो राइट ऑफ कैपिटल है उस कंपनी के अंदर उसका 50% और ज़्यादा है। आया अगर वो ये तीनों राइट्स अकेला रख रहा है या किसी दूसरे एसोसिएट के साथ मिलकर रख रहा है, तो वो बंदा जो है वो अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट होगा। इसी तरह दो कंपनीज आपस में एसोसिएट होंगी कब? वेयर अ पर्सन इधर अलोन और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएशन अंडर अनदर एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन कंट्रोल इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन। इसी तरह कहने कि दो पर्सन जो है दो कंपनी आपस में एसोसिएट होंगी जब कोई बंदा जो है वो उन दोनों कंपनीज़ के अंदर आया अकेला या किसी दूसरे पर्सन के साथ मिल के ये फॉलोइंग कंडीशन पूरी कर रहा होगा ना उन दोनों कंपनीज़ के अंदर, तब वो दोनों कंपनीज़ आपस में एसोसिएट होंगी। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि अगर वो बंदा उस कंपनी के दोनों कंपनी के अंदर जो उसकी वोटिंग पावर है वो 50% या उससे ज़्यादा होल्ड डाउन कर रहा है। इसी तरह उन दोनों कंपनीज़ की जो डिविडेंड है उसके अंदर जो उसका राइट है, डिविडेंड में उसका जो राइट है वो 50% या उससे ज़्यादा है। इसी तरह जो कैपिटल है इन दोनों कंपनीज़ की उसके अंदर जो उसका राइट है वो 50% और उससे ज़्यादा है। आया उसका सिंगल का ये सारे राइट अकेले हैं या किसी दूसरे एसोसिएट के साथ मिलकर हैं, उन दोनों कंपनीज़ के अंदर ये राइट हैं उसके, तो फिर वो दोनों कंपनीज़ आपस में एसोसिएट कहलाएँगी। फिर उसके बाद आ जाता है सबसेक्शन 4 के 2 पर्सन शैल नॉट बी एसोसिएट अंडर क्लाउज ए और बी ऑफ सेक्शन 3 वेयर द कमिश्नर सेटिस्फाई दैट neither पर्सन में रीजनली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशन ऑफ द अदर। वो कह रहे हैं कि सबसेक्शन 3 के क्लाउज ए और बी के अंदर के तहत क्लाउज ए और बी के तहत दो पर्सन आपस में एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। मतलब वो एओपी के मेंबर्स और वो इंडिविजुअल और उसके जो आपस में रिलेटिव हैं आपस में एसोसिएट नहीं कहलाएंगे अगर तो कमिश्नर को लगता है कि इनमें से कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो दूसरी पार्टी की इंटेंशन के मुताबिक काम करे। अगर तो वो बाइंड नहीं है कि वो दूसरी पार्टी की इंटेंशन के मुताबिक काम करे, तो ज़ाहिर एसोसिएट होने की तो कंडीशन ही यही है। तो अगर कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही तो वो बंदे आपस में एसोसिएट भी नहीं कहलाएंगे। अब इस सेक्शन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो डिस्कस हुई थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि रिलेटिव से मुराद इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, रिलेटिव से मुराद आ जाता है उसके अबाउ अजदाद, उसके इनकेस्टर, आगे उसकी फोर्थ कमिंग जनरेशन है, इसके डिसेंडेंट, इसके ग्रैंड पेरेंट्स के, और इसके अलावा कोई अडॉप्टेड चाइल्ड भी उसके रिलेटिव में आ जाता है ऑफ द इंडिविजुअल, और ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, और उस इंडिविजुअल की जो है वो स्पाउस यानी अगर वो फीमेल है तो उसका हस्बैंड, और अगर मेल है तो उसकी वाइफ, ये भी रिलेटिव में आते हैं। इसी तरह जो है वो उसकी स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लाउज ए, मतलब आपके इनकेस्टर की, आपके डिसेंडेंट की, आपके अडॉप्टेड चाइल्ड की भी जो आगे जो उसके स्पाउस होंगे वो भी आपके रिलेटिव के अंदर आएंगे। एंड जुरिस्डिक्शन विद जीरो टैक्सेशन रेजीम मीन्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो लॉ में बता दिया गया है वो ज़ीरो टैक्सेशन रेजीम के बारे में वो होगी जुरिस्डिक्शन ज़ीरो टैक्सेशन रेजीम, मतलब एज़ पर लॉ जो डिफ़ाइन कर दी गई है ना जुरिस्डिक्शन ऑफ ज़ीरो टैक्सेशन रेजीम, वही उससे मुराद वही होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 86 जो कि कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जब आप लोगों ने किसी इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज करनी है, उसको लायबल टू टैक्स करना है, तो वो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसके हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वैसे इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए जो टैक्सेबल इनकम होती है फ्यूचर शैल बी डिटरमाइंड सेपरेटली, मतलब जब भी आप लोगों ने किसी भी इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम की डिटर्मिनेशन करनी है तो वो सेपरेटली होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल, मतलब आपने जब उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है ना, तो आपने सिर्फ उसी की इनकम के ऊपर ही टैक्स लगाना है,
किसी दूसरे पर्सन की इनकम को उसके साथ क्लब करके उसको लायबल टू टैक्सेशन नहीं करना किसी भी इंडिविजुअल को। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसके फैमिली मेंबर सभी जो है वो कमाते हैं और वो भी बंदा कमाता है। तो जब भी आप लोगों ने उस बंदे को, जो कि वो एक सिंगल इंडिविजुअल है, उसको लायबल टू टैक्स करना है, उस पर टैक्स लायबिलिटी लगानी है, तो सेक्शन 86 कहता है कि उसकी अपनी जो टैक्सेबल इनकम होगी ना, उसके ऊपर सिर्फ़ वो अकाउंटेबल है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। बाकी सारों की टैक्सेबल इनकम उसके साथ क्लब करके उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना ही वो उनके हवाले से अकाउंटेबल होगा। मिसाल के तौर पर मिस्टर अली हैं, उनके जो है वो उनके जो हैं 6 भाई और भी हैं साथ में, सब कमाते हैं, लेकिन मिस्टर अली की भी अर्निंग है। तो अब वो सातों भाइयों की अर्निंग उसके साथ क्लब होके उन तमाम के ऊपर कलेक्टिवली टैक्स लायबिलिटी नहीं लगाई जाएगी और उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। हर बंदे को अपनी टैक्सेबल इनकम के लिहाज से उस पर टैक्स लगाया जाएगा और उसने उसी हिसाब से ही टैक्स देना है। डिज़ीज़ इंडिविजुअल मतलब जो मरहूम लोग होते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी होती है, उन पर किस तरह उनसे किस तरह टैक्स की रिकवरी की जाएगी, उन पर किस तरह टैक्स लायबिलिटी लगाई जाएगी। तो कह रहे थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिज़ीज़ इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर, मतलब जो भी अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन लोग होते हैं, ये इसी सेक्शन के अंदर आपको बताया जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सिंपल वर्ड में कहूँ तो इसमें आपके वारिसान लीगल हेयर आते हैं और उसके अलावा जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटर होते हैं, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो आपकी डेथ के बाद रिप्रेजेंटेटिव करैक्टर में आपके बिहाफ़ पे केस को फ़ाइल कर सकते हो या केस को डिफेंड कर सकते हो, वो लोग आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। इस सेक्शन में भी इसी यही डेफिनेशन बेसिकली लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डिस्कस की गई है, लेकिन मैंने अभी ही एक्सप्लेन कर दी कि ताकि सेक्शन समझने में आसानी हो जाए। मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगी। खैर अभी देखते हैं कि सब सेक्शन 1 क्या कहता है। वो कहता था लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिज़ीज़ इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर वो कह रहे हैं कि जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिज़ीज़ इंडिविजुअल के, वो लायबल होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल फॉर इफ़ द इंडिविजुअल हैड नॉट डाइड। मतलब वो कह रहे हैं अगर उस बंदे की डेथ ना हुई होती, तो जो टैक्स के लिए वो बंदा लायबल था कि उसने पे आउट करना है, उसके लिए लायबल होता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बिकॉज ये लॉ है, द शेल का वर्ड लिखा हुआ है, इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन एंड एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ डिजीज स्टेट। इसी तरह उस डिजीज़ की, उस मरहूम की कोई जायदाद है और उस जायदाद की इसके इनकम के मतलब कोई टैक्स लग रहा है, जैसे कि अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे से जो इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम है और उस रेंटल इनकम के हवाले से अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स पे करना है, तो वो लायबिलिटी भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आएगी। तो सिंपल इज़ दैट उन्होंने ये बताया हुआ है सेक्शन 87 के अंदर कि अगर कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है कि उसने वो टैक्स पे करना है, तो वो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर उसकी कोई स्टेट है उस डिज़ीज़ की और उस स्टेट के ऊपर कोई उसकी इनकम आ रही है और उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है, कोई टैक्स पे करने वाला पड़ा हुआ है, तो वो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने पे करना है, वो लायबल है उसे पे करने के लिए। ये लॉ है और मैंडेटरी प्रोविजन है, इसका मतलब ये उस पर ऑब्लिगेशन है, ये काम उसने करना ही है। अब सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ये लायबिलिटी आखिर किस हद तक है, किस हद तक वो इस लायबिलिटी को सेटिस्फाई कर सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिजीज़ पार्टी। वो सब सेक्शन 2 कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर दिस सेक्शन shall be limited to the extent to which the disease state is capable of meeting the liability। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उस मरहूम की, उस डेथ पार्टी की स्टेट पूरा कर सकती है, इस लाइबिलिटी को पूरा कर सकती है, मतलब इस टैक्स को पे कर सकती है, सिर्फ उसी हद तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है इस डेप्ट को पे करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये कि जो उसकी स्टेट से इनकम आ रही है डिजीज़ पार्टी की, वो उस पर जितने ड्यू टैक्स हैं, जितनी वो इनकम उन ड्यू टैक्स को जिस हद तक पूरा कर सकती है,
उस हद तक ही जो है वो लायबल है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसने अपनी जेब से उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करनी, टैक्स पेएबल पे नहीं करना। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि एक एक बंदा है डिज़ीज़ पार्टी, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बिज़नेस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, उसके बिज़नेस के ऊपर टैक्स लायबिलिटी है 20,000, और इसी तरह उसकी रेंटल इनकम आ रही है 4 लाख। अब 3 लाख तो एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स है, और रेंटल इनकम पर भी जो है वो लाख रुपया आ रहा है। अब बिज़नेस से उस पर पहले ही टैक्स है, अब उसकी डेथ हो चुकी है, वो 20,000 भी पे करना है, एफपीआर को एफपीआर डिमांड कर रही है कि भई पे करो। और उसके अलावा जो है उसका रेंटल इनकम में से 3 लाख तो एग्ज़ेम्प्ट है। 1 लाख के ऊपर जो टैक्स बनता है वो 5% के हिसाब से बनेगा। 1 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 1,000 जमा 5, 5,000 यानी टोटल 25,000 इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही है। जबकि आप देख रहे हैं कि उसके पास 3 लाख उसकी रेंटल इनकम भी तो आई, तो 3 लाख में से 25,000 पे करके 2,75,000 रुपए उस बंदे के रह जाएँगे। इसका मतलब ये कि वो उसकी स्टेट से जो इनकम आ रही है वो उसकी ड्यूज़ को, उसके जो टैक्स लायबिलिटी है उसको वो पूरा कर सकते हैं, तो है वो पूरा करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ यही करें कि उसको रेंटल इनकम आ रही है 1 लाख आ रही है, और उसके ऊपर बिज़नेस पे जो जो है वो टैक्स बना हुआ है, वो 1.5 लाख बना हुआ है। अब रेंटल इनकम तो उसकी है ही एग्ज़ेम्प्ट ऑफ टैक्स, उस पर तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन जो बिज़नेस का टैक्स है उस पर 1.5 लाख बना हुआ है, और उसके पास जो इनकम उसकी ड्राइव हो रही है, मतलब जितना उसकी स्टेट उस टैक्स को सैटिस्फाई कर सकती है वो सिर्फ़ लाख तक कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या 50,000 पे जो रह जाते हैं ड्यू, डिफ़ॉल्ट रेंट है 1.5 लाख था, उसमें से लाख तो सेट ऑफ हो गया रेंटल इनकम से, जो बाकी के 50,000 रह गए हैं, कि आया वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी जेब से अदा करने हैं? तो वहाँ उसका आंसर है सेक्शन 87 के सबसेक्शन 2 में कि नहीं, उसने अपनी जेब से अदा नहीं करने, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हद तक ही बाउंड है उसकी लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, जितनी जो उस डिज़ीज़ पार्टी की एस्टेट जो है उस लायबिलिटी को पूरा सैटिस्फाई करवा सके। उससे ज़्यादा नहीं है। एक तरह से आप देख लें कि वो एक ऐसा मैनेजर है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ड्यूज़ क्लियर अभी भी डिज़ीज़ की प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है वहीं से ही होंगे। मतलब जो उसका कुछ बकाया मानदा जो उसने छोड़ा हुआ है उसी से ही क्लियर हो रहे हैं। उसने अपनी जेब से नहीं देने, वो बस जस्ट ऐसा मैनेजर है कि वो उसे पे कर रहा है। अब आ जाता है द लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिजीज स्टेट। मतलब ये कि जैसे कि अब हम देखते हैं कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपके फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं, आपके डेब्ट होते हैं, और जिसमें ये आपकी ड्यू टैक्स भी आ जाएंगे, और इसके अलावा फिर आपने कोई गिफ्ट दिया हुआ है, किसी को विल में कुछ दिया हुआ है, उस सारी लायबिलिटीज़ को पूरा करने के बाद आपकी वरासत तकसीम होती है। यानी पहले आपने अपने ड्यूज़ क्लियर करने होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि सारे फंक्शन परफॉर्म होने से पहले, यानी फ्यूनरल एक्सपेंसेस पूरे होने से पहले, किसी को आपने कुछ गिफ्ट में दिया हुआ है, विल में दिया हुआ है, या वरासत की तकसीम होने से पहले, सबसे पहले आपकी स्टेट की इनकम पर जिसकी लायबिलिटी है, जो ड्यू आपने क्लियर करना है, वो एज़ पर सेक्शन 87 सबसेक्शन 2A, वो ये है कि आप पे जो कोई ड्यू टैक्स है ना, वो पहले आपने पूरा करना है डिज़ीज़ पार्टी ने। उसके बाद जो है वो आपके बाकी लायबिलिटीज़ आपकी स्टेट पर होगी। जैसे कि जब भी बजट पास होता है तो कोई ना कोई लतीफ़ा बाहर आ जाता है कि जो बंदा फाइलर नहीं होगा उसे कवर में उसको कफ़न ही नसी उसे कफ़न नहीं दिया जाएगा, या फिर जो है वो नॉन फाइलर को दफ़नाया नहीं जाएगा, उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं अदा की जाएगी। तो ये उस मज़ाक के सेंस में एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भी आ गया है। ये वैसे उसके साथ रिलेट तो नहीं करा, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर आपके ऊपर कोई टैक्स है ना, तो वो आपने आपकी डेथ के बाद पहले आपके ऊपर लायबिलिटी यही है कि वो आपने ड्यू टैक्स आपने पे करना है। उसके बाद आपकी बाकी सारी लायबिलिटी को सैटिस्फाई करवाया जाएगा। फर्स्ट से पहली जो उनसी लायबिलिटी है जिसको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, डोमिनेंसी दी जाएगी आपकी अदर लायबिलिटीज़ पे, वो है आपकी टैक्स लायबिलिटी, जो आपका कोई डिफ़ॉल्ट टैक्स है जो आपने पे करना है। सबसेक्शन 3 फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एनी प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस अगेंस्ट द डिजीज़ बिफोर हिज और डेथ शैल बी ट्रीटेड। वेट अ मिनट प्लीज़। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस क्लॉज़ A, एनी प्रोसीडिंग टेकन अंडर दिस ऑर्डिनेंस
For the purpose of this ordinance, clause A, any proceeding taken under this ordinance against the deceased before his or her death shall be treated as taken against the legal representative and may be continued against the legal representative from the stage at which the proceeding stood on the date of the deceased death. So वो simple कह रहे हैं कि अ, अगर जो है वो डिज़ीज़ पार्टी की डेथ से पहले कोई प्रोसीडिंग इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके अगेंस्ट चल रही थी, तो उसकी डेथ के बाद वही प्रोसीडिंग उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट चलेंगी और उसी स्टेज से चलेंगी जिस स्टेज पर वो दैट डिज़ीज़ पार्टी की टाइम पर वो रुकी हैं। मतलब जिस स्टेज पे अब वो बेशक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का इशू चल रहा है, एविडेंस रिकॉर्डिंग का स्टेज चल रहा है, ऑडिट का स्टेज चल रहा है, इंक्वायरी का स्टेज चल रहा है, कोई भी स्टेज चल रहा है और उस टाइम डिज़ीज़ पार्टी की डेथ हो गई है, तो उसी स्टेज से ही वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट चलेंगी। de novo ट्रायल नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट से जो है वो प्रोसीडिंग शुरू नहीं होंगी, बल्कि उसी स्टेज से ही ट्रांसफ़र होंगी जिस स्टेज पे वो डिज़ीज़ पार्टी के वो अभी स्टेज चल रही हैं और उसकी डेथ हो गई। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे सिविल केस अभी चल रहा होता है और अगर किसी पार्टी के बीच में डेथ हो जाती है, तो आप जो है वो अमेंडमेंट ऑफ द पार्टीज़ की जो है दरख्वास्त दे देते हो, यानी कि अमेंडमेंट इन प्लीडिंग की आप दरख्वास्त दे देते हो मुरम्मा दावा की, कि अब जो है वो इस पार्टी की जगह पे इस बंदे को जो है वो पार्टी ऑफ द सूट बना दिया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप लोग पार्टी ऑफ द सूट बना देते हो डिज़ीज़ पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कि भई अब इसकी तो हो गई है डेथ, तो इसकी जगह पे अब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बना दें। और जब वो उसकी पार्टी बनता है तो de novo ट्रायल नहीं होता, यानी नए स्टेज से ट्रायल नहीं होता, बल्कि उसी स्टेज से ट्रायल कंटिन्यू होगा जिस स्टेज से जो है वो वो डिज़ीज़ पार्टी के यहाँ पर प्रोसीडिंग वो रुकी थी। अब वो पॉसिबिलिटी है कि अभी जो है वो केस फाइल हुआ ही था और समन नोटिसेस वगैरह जारी हुए थे, उस टाइम उसकी डेथ हो गई तो उसी स्टेज से बन जाएगा, या इशू फ्रेम हो चुके थे या फिर एविडेंस रिकॉर्डिंग हो रही थी, जिस स्टेज से भी उसकी डेथ हो गई उसी स्टेज से जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टी ऑफ द सूट बन जाएगा, उस प्रोसीडिंग उसी स्टेजेस के अगेंस्ट चलेगी। अब नेक्स्ट है कि एनी प्रोसीडिंग any proceeding which could have been taken under this ordinance against the disease if the disease had survived may be taken against the legal representative of the disease. इसी तरह कह रहे हैं कि अगर डिज़ीज़ सर्वाइव कर जाता है और उसके बाद कोई प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चल सकती है कि अगर वो सर्वाइव कर गया तो वो प्रोसीडिंग भी जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट ली जा सकती है। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है और एक्सपेक्टेड टू डेथ थी उसकी, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती। अब हो सकता है कि वो कहें कि भई ये तो बंदा बीमार है तो ये आ नहीं सकता, मतलब दूसरी पार्टी कोई ना कोई टैक्टिक्स खेलती ही हैं ना कि किसी तरह डिले इन ट्रायल हो जाए, दूसरी पार्टी को क्विक रिलीफ चाहिए। तो कह रहे हैं कि बेशक ये सर्वाइव कर गया है और जो प्रोसीडिंग इसके सर्वाइव करने के बाद इसके अगेंस्ट चल सकती थी, वो उसके अगेंस्ट ना चलाना चाहें तो वो उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको पार्टी ऑफ द सूट बना के केस की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये भी एक रेमेडी है। अब सब सेक्शन 4 में बेसिकली जो इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से देखा जाए तो प्राइम लायबिलिटी डिज़ीज़ पार्टी से हटा के उस पर सेकेंडरी लायबिलिटी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर चल रही है, आप लोग लेकर आ रहे हो, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली है कौन? किससे आप ये अपने क्लेम सेटिस्फाई करवा सकते हो? मतलब प्रोसीडिंग डिज़ीज़ की उसके अगेंस्ट लगा रहे हो, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी थी वो आप इससे रिकवर कर रहे हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से आप रिकवर तो कर सकते हो, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कानून की रूल से अकॉर्डिंग टू लॉ लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस बंदे को माना जा रहा है? तो टोटल 4 पर्सनैलिटी हैं जिनको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर किया जाता है। नंबर 1 तो वो बंदा जो कि उसकी डिज़ीज़ पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कि उसके लीगल एयर्स, उसके जो वारसान हैं, मतलब जो उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करें डिज़ीज़ पार्टी को, वो हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। इसी में आ जाता है एनी पर्सन हु इंटरमेडल विद द स्टेट ऑफ द डिज़ीज़। इसी तरह वो बंदा जो कि इसकी और इसकी डिज़ीज़ की स्टेट मतलब उसकी जायदाद और डिज़ीज़ के दरमियान मिडल मैन है पार्टी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर जो उसकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके अफेयर्स वगैरह को,
तो वो बंदा भी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। एंड वेयर अ पार्टी स्यू और स्यूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, और इसी तरह वो पार्टी जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में जिसके अगेंस्ट दावा कर सकते हो और वो दावे को डिफेंड कर सकता हो, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। अब बाज़ लोगों को ने किसी बंदे को अपने मुख्तारनामा दिया होता है, एजेंट बनाया हुआ होता है कि भई ये जो है वो डिफेंड कर सकता है केस फलाना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होते हैं, तो आप उनके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। इसी या जैसे कि गार्ड लेकिन माइनर के खिलाफ क्यों ऐसा कोई इशू चल रहेगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टीज और स्यूअर्स, और जिस पर्सन के ऊपर डेथ के पार्टी की डेथ के बाद स्टेट रिवॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टीज और ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी की डेथ के बाद, यानी जो मेन पार्टी इस पार्टी उसकी डेथ के बाद जिसके ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जानी है और उसको जिसको अब आप जो दावा कर सकता है, डिफेंड कर सकता है डिसीज़ पार्टी की तरफ से, वो बंदा भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर वारिस आएँगे। और जो पहली वाली एग्जांपल है कि जो बंदा उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव टाइप ही आ जाएंगी। सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आपको कंसेप्ट पता चल गया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू एवरेजिंग। सेक्शन 88, एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल एओपी का मेंबर हो, अब बेसिकली सेक्शन 88 इस बात से डील कर रहा है कि जब एक किसी एओपी का मेंबर है कोई बंदा, उस एओपी से जो उस मेंबर को इनकम हासिल होती है, उस इनकम पर हमने किस तरह टैक्स लगाना है, उस पर उस इनकम को उस पर टैक्स लगाने का क्या फ़ॉर्मूला है, क्या प्रिंसिपल है, उसके हवाले से वो सेक्शन 88 के अंदर डिस्कस हुआ हुआ है। तो सेक्शन 88 को कवर करते हैं। सेक्शन 88 कहता है कि एन इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इफ़ फॉर अ टैक्स ईयर एन इंडिविजुअल हैज़ टैक्सेबल इनकम एंड ड्राइव एन अमाउंट और अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92। वो कह रहे हैं कि अगर किसी टैक्स ईयर में किसी पर्सन के पास टैक्सेबल इनकम है, इसके अलावा वो कोई अमाउंट ड्राइव कर रहा है जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है सेक्शन 92 के सबसेक्शन 1 के तहत, तो जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल शैल बी। तो अब जो टैक्स उसने पे करना है अपनी टैक्सेबल इनकम पे, उसको कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉलोइंग फार्मूला की मदद से। मिसाल के तौर पर भी कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा एक टैक्स ईयर के अंदर टैक्सेबल इनकम तो ड्राइव कर रहा है, अलॉन्ग साइड ऑफ द टैक्सेबल इनकम वो कोई एग्जेम्प्टेड इनकम भी ड्राइव कर रहा है। तो अब उसकी टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कितना उसने टैक्स पेएबल है, उस पर ये कितना टैक्स उस पर उसने पे करना है, उसकी कैलकुलेशन इस फॉलोइंग फार्मूला के मुताबिक की जाती है। और वो फार्मूला क्या है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ए, बी और सी से क्या मुराद है, कि ये जो डेरिवेशन यूज़ हुई है इससे क्या मुराद है। तो वो कह रहे हैं कि ए से मुराद है इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट विल बी असेस्ड टू द इंडिविजुअल फॉर द ईयर इफ़ द अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर मतलब चार्जेबल टू टैक्स। मतलब ए से मुराद बेसिकली वो टैक्स है जो कि अगर उस बंदे की टैक्सेबल इनकम प्लस वो अमाउंट जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, अगर उस एग्जाम्प्टेड अमाउंट को भी टैक्सेबल इनकम के अंदर हम क्लब कर लें, तो उस क्लब अमाउंट पे जो टैक्स बनना है, ए से मुराद वो है, ए से मुराद वो है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की टैक्सेबल इनकम 6 लाख है, इसी तरह उसकी एग्जाम्प्टेड इनकम भी 6 लाख है, अगर उस 6 + 6 अमाउंट को हम लोग कंबाइन करें तो 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बनना है वो ए है। आप फ़र्ज़ कर लें इस 12 लाख के ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो 2 लाख है, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रॉपर हाइपोथेटिकल एग्ज़ैम्पशन है, मैं किसी रेट के हिसाब से नहीं बता रही, आप सिर्फ फ़र्ज़ करें, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक ए जो है वो 2 लाख है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 6 थी, एग्जेम्प्टेड इनकम भी 6 थी। उन दोनों को क्लब करके जो अमाउंट आई, उस अमाउंट पे जो टैक्स बन रहा है वो है बेसिकली ए, जो कि हमने कहा कि हमारे पास वो 2 लाख है। अब बी क्या है, बी कहता है कि इज़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द ईयर इफ़ द अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ आर चार्जेबल टू टैक्स। बी से मुराद बेसिकली है वो टैक्सेबल इनकम उस बंदे की कि अगर वो अमाउंट जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है एज़ पर सबसेक्शन 1 सेक्शन 92 वो भी चार्जेबल टू टैक्स हो, यानी कि बी से मुराद वो हुआ कि वो आपकी टैक्सेबल इनकम प्लस क्लब करना है आपने, प्लस करना है उस अमाउंट को जो कि एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। अगर उन दोनों को कंबाइन कर ले तो जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो भी है, यानी 6 + 6 ही अगर आप कर लें तो वो 12 लाख, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 12 लाख हमारे पास आ गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख आ गया। अब मल्टीप्लाई बाय सी करना है, सी क्या है, वो है इज़ द इंडिविजुअल एक्चुअल टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर।
सी बेसिकली है उस बंदे की जो कि उस टैक्स ईयर के अंदर जो उसकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी, जो कि एक्चुअल टैक्सेबल इनकम तो उसकी 6 लाख थी। तो अब आप देख सकते हो कि 2 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 लाख आपने करना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 12 लाख जो है वो बना 6 लाख, और 6 लाख के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो वो क्या बना, 0। मतलब 6 लाख 12 लाख के साथ जब कैंसिल हुआ तो आपको किया तो वो बन गया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख से क्रॉस हो गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की उस टैक्स ईयर के अंदर क्या टैक्स लायबिलिटी है, 0। ये अब आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं ये कह दूँ कि ऊपर वाले एग्जांपल में जो आपका 12 लाख के ऊपर टैक्स बन रहा था, वो 6 लाख था, तो 6 बार से 2 बार 2 6 तो 3 लाख आपके ऊपर टैक्स बना। आई होप ये आपको एग्जांपल समझ आ गई होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम प्लस आपकी जो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, अगर उनको क्लब कर दें तो उस क्लब अमाउंट पे जो टैक्स बनेगा वो है आपका ए। बी ये है कि आपकी टैक्सेबल इनकम प्लस जो इनकम एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, अगर उनको क्लब कर दें तो जो उसको उनको क्लब करके जो आपकी इनकम बनेगी उसको वो टैक्सेबल इनकम कहेंगे, वो है टैक्सेबल इनकम, वो बी है। और सी ये है कि जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है टैक्स ईयर के अंदर, सी ये है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि आपकी एक्चुअल और टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो पहला टैक्स बन रहा था वो 2 लाख था, और जो आपकी इन दोनों को क्लब करके टैक्सेबल इनकम बन रही थी वो 12 लाख थी, और जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम थी वो 6 लाख थी। अब अगर ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी करें तो आप देख सकते हैं कि 6 2 के 12 के साथ 2 लाख बनेगा, 2 लाख के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो इस मतलब उस बंदे की उस टैक्स ईयर के अंदर क्या टैक्स लायबिलिटी है, 0, 0। अब आ जाता है सेक्शन 89 जो कहता है ऑथर्स। वो कह रहे हैं कि वेयर द, अब ये सेक्शन बेसिकली बता रहा है कि जो बंदा आर्टिस्टिक वर्क करता है, कॉपीराइट्स वाला काम कर रहे होते हैं, जो लिटरेचर वर्क कर रहे होते हैं बंदे, उनको जो इनकम हासिल होती है, आर्टिस्ट के पास बेसिकली क्या ऑप्शन होता है अपनी आर्टिस्टिक इनकम के हवाले से। सेक्शन 89 बेसिकली ये बता रहा है कि जब आप लोगों ने किसी ऑथर पे, किसी आर्टिस्ट पे, किसी लिटरेचर वर्क करने वाले के ऊपर टैक्स लायबिलिटी लगानी है, तो वो बंदा अपनी टैक्सेबल इनकम के हवाले से उसके पास क्या ऑप्शन है उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देने के हवाले से। विद द टाइम टेकन बाय एन ऑथर ऑफ अ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क टू कंप्लीट द वर्क एक्सीड 24 मंथ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एक ऑथर है जिसको अपना लिटरेचर वर्क और आर्टिस्टिक वर्क यानी ये कैलीग्राफी पेंटिंग वगैरह करने में जो टाइम पीरियड लग गया है इसको कंप्लीट करने में उसे 2 साल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखें ये चीज़ें ना टाइम मांगती हैं। आप जब कोई किताब वगैरह लिख रहे होते हो तो आपको रिसर्च करनी होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी तरह आप कोई बहुत अहम पेंटिंग बना रहे हो किसी पर्सनैलिटी की, जैसे लिवेंड्रो डिवेंची ने मोनालिसा की तकरीबन 7 दफ़ा पेंटिंग बनाई थी, और नहीं उसने उसकी ये तो मुझे याद नहीं कि उसने कितनी दफ़ा उसकी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उसने उसका होंठ बनाने में ही 1 साल लगा दिया था उस बंदे ने। तो ये जब आप लोग कोई वर्क कर रहे होते हो तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक ऑथर है उसको अपना कोई लिटरेचर या आर्टिस्टिक वर्क को कंप्लीट करने में 2 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि टाइम पीरियड तो उसका लग गया, उसने वर्क तो वो पिछले सालों से कर रहा था, लेकिन जब वो वर्क अब ये मार्केट में जाएगा तो सेल आउट करेगा, तो उसका गेन तो उसे किसी एक टैक्स ईयर में ही आ जाएगा ना, जबकि काम तो वो पिछले टैक्स ईयर से ही कर रहा था। तो अब वो बंदा अपने उस गेन के, अपनी उस इनकम के हवाले से क्या उसके पास ऑप्शन है कि क्या जिस साल में, जिस टैक्स ईयर में उसको वो इनकम हासिल हुई है अपने लिटरेचर आर्टिस्टिक वर्क की, वो उसी टैक्स ईयर में उसने अपनी तमाम इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा, या उसके पास कोई ऑप्शन है कि वो अपनी उस टैक्सेबल इनकम को अपनी उस टैक्स लायबिलिटी को डिफरेंट टैक्स ईयर के अंदर डिवाइड कर दे। तो वो यहाँ पर उसके पास बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के तहत उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ये ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है वो, कहेंगे ऑथर में इलेक्ट टू ट्रीट एनी लमसम अमाउंट रिसीव बाय द ऑथर इन अ टैक्स ईयर ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क। रॉयल्टीज बेसिकली यही होती है कि जो आपको अपने कॉपी राइट्स, ऐसा वर्क जो कि लिटरेचर आर्टिस्टिक वर्क यानी कॉपी राइट वर्क होता है, जिसके मतलब जो आपको कोई फीस मिलती है, उन्हें कानून की ज़ुबान में हम लोग यानी पेमेंट मिलती है, उसे हम कानून की ज़ुबान में रॉयल्टीज़ कहते हैं। सो वो कह रहे हैं कि उसने जो है ना रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क एज हैविंग बीन रिसीव्ड इन दैट टैक्स ईयर एंड द प्रोसीडिंग टैक्स ईयर इन द इक्वल प्रोपोर्शन। सो वो कह रहे हैं कि जिस टैक्स ईयर में उसे अपने लिटरेचर आर्टिस्टिक वर्क के लिए जो रॉयल्टीज़ यानी पेमेंट वगैरह मिली हैं, अब वो अपनी उस पूरी जो इनकम है
उसको वो डिवाइड कर सकता है उस टैक्स ईयर में जिसमें उसको रिसीव हुई, प्लस उस टैक्स ईयर से पहले वाले 2 टैक्स ईयर के अंदर इक्वल प्रोपोर्शन में यानी इक्वली डिवाइड कर सकता है। और अब उस हर साल में उस इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो इस तरह उस पर टैक्स पे कर सकता है। मतलब वो इकट्ठे एक ही दफ़ा एक ही साल के टैक्स ईयर में वो तमाम इनकम शो करके उस पे लम सम टैक्स ना दे, वो उस पे तीनों पे डिवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप ये फ़र्ज़ कर लें कि उस बंदे को जो है, जो इनकम हासिल हुई है वो 6 12 12 18 लाख जो है उसे अपनी एक किताब को सेल आउट करके ही पैसे हासिल हो गए हैं एक टैक्स ईयर के अंदर। अब जो कि अगर वो 18 लाख को एक ही रिटर्न में शो कर देगा तो उस 18 लाख के ऊपर 6 लाख तक एग्ज़ैम्प्ट है, उसे 12 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब वो टैक्स नहीं देना चाहता, तो वो फिर किसी वकील के साथ कंसल्ट करता है कि भई मैं तो टैक्स नहीं देना चाहता। अब वकील ने सेक्शन 89 पढ़ा हुआ है, उसने उसे कहा कि भई आप इस तरह करो कि 6 लाख तक तो इनकम एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है। आप 1 साल के अंदर अपनी यही आर्टिस्टिक वर्क की जो आपको इनकम हासिल हुई है उसको 1 साल की रिटर्न में शो करो। उससे जो पिछले साल थे उसके अंदर आप अपनी रिटर्न के अंदर वो 6-6 लाख ये शो करो। तो आपका भी काम बन जाएगा, क्योंकि वो इनकम एग्ज़ैम्प्ट ऑफ टैक्स है, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस तरह वो बंदा बच जाएगा। सो इसलिए सेक्शन 89 आप देख सकते हैं कि टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट भी है फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। फिर अब सेक्शन 89 अब आप लोगों का कवर हो गया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेक्शन 90 से लेके सेक्शन 94 या 95 तक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।